हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी को सॉल्व कर लिया, जिसके अंदर हमने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करना था और हमने टेबल को चेक करके उनकी प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट कर लिया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें उसने ये कहा है कि अब आपने इस टेबल का मीन कंप्यूट करना है, इस टेबल का कंप्यूट करना है, इस टेबल का स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना है। तो मीन का कंप्यूट करने का फार्मूला ये हमने डिफाइन किया, समेशन एक्स पी एक्स। इसके लिए हम अपन टेबल में जाएंगे और एक्स पी एक्स का कॉलम ड्राइव करेंगे। एक्स पी एक्स का मतलब क्या हो गया, हमने एक्स की वैल्यू को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे उनके आंसर दिखें। फिर उन सब आपका सम करके यहाँ पे उसका समेशन निकाल लें, और समेशन निकालने के बाद जो है वो आपका जो भी समेशन होगा वो आपका मीन बन जाएगा। तो एक्स इंटू पी एक्स जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -0.1 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -0.20 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.20 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.30। इसका समेशन निकाल लें। इन सारी वैल्यूज को आपस में ऐड कर दें। जो वैल्यू माइनस की है वो माइनस हो जाएगी, जो वैल्यू प्लस की है वो आपस में ऐड हो जाएगी। सो 0.30 प्लस 0.20 प्लस 0 माइनस 0.20 एंड माइनस 0.1। ये मेरे पास आंसर आ गया 0.2। तो मीन का आंसर आपके पास आ गया 0. ठीक है, एक्स पी एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स को एक्स मल्टीप्लाई करें, एक्स को पी एक्स से 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 मल्टीप्लाई करें, और इन तमाम का सम लें। तो इन सारी वैल्यूज का जो सम होगा वो आपका शो करेगा कि ये मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा मीन कंप्यूट हो गया। अब हम आते हैं वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस को हम वी एक्स भी लिखते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वेरियस का फार्मूला हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास समेशन एक्स पी एक्स भी होना चाहिए और समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स भी होना चाहिए। तो समेशन एक्स पी एक्स तो हमने कंप्यूट कर लिया, समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स अब हमने इसको कंप्यूट किया। ये कैसे कंप्यूट होगा, इसके अंदर जैसे आपको नजर आ रहा है एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर इंटू पी एक्स, इसका स्क्वायर करके पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर करके पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर करके पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर करके पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर लेकर इसको पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यूज आपने यहाँ पर अब कम। तो -2 का स्क्वायर +4 होता है, +4 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपके पास 0.20। ठीक है, इसका स्क्वायर किया हमने, ये हो गया +4, +4 को हमने 0.05 से मल्टीप्लाई कर, ये आंसर। -1 का स्क्वायर होता है +1, +1 को हमने 0.20 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर हमारे पास एज इट इज 0.20। 0 का स्क्वायर 0 होता है,
उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0.60। अब आप इसका समीशन निकाल लें। ओके, 6 7 8 9 10 11 12 1.20 हो गया। 0.60 प्लस 0.20 प्लस 0.20 प्लस 0.20, ये आंसर आपके पास आ गया 1.20। अब फॉर्मूले में पुट कर दें। दिस इंप्लाइज वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x that is equals to 1.20 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। सो 1.20 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 0.0। दोनों को सेपरेट कर दें, ये आंसर आपके पास आ गया 1.6। ओके जी, ये आपका आ गया वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कंप्यूट करते हैं? जो आपने वेरिएंस निकाला है सर उसका ये ले लें। वेरिएंस करना 1.20 कैसे आया? वेरिएंस नहीं है ये 1.20। जी जी, ये वेरिएंस नहीं वेरिएंस है। के अंदर ये 1.20 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर किया था, 1.20 कहां से आया? ये देखो ना, अभी तो हमने कॉलम को कंप्यूट किया, ये 1.20 यहाँ से उठाया ना इसकी वैल्यू। ओके सर। इसकी वैल्यू कॉलम से उठाई है हमने। अब ये ओके सर। 1.20 ओके यहाँ सर। से आ गया। ये भी हमने टेबल से उठाया 0.2, उसका स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, ये आंसर। अब क्या करना है? स्टैंडर्डाइजेशन कंप्यूट करना है। स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। वेरिएंस आपने कंप्यूट किया हुआ है, आप उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो 1.4 1.60 का ले लें स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ जाएगा 1.26। वैसे तो आंसर इसका ज्यादा आ रहा है, आप इसको राउंड ऑफ करके 1.26। तो हमने अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कंप्यूट कर लिया, उसका वेरिएंस कंप्यूट कर लिया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट कर लिया। सर जी जी सर, वेरिएंस की वैल्यू तो 1.16 आ रही है। अच्छा, मैं एक दफा दोबारा रीचेक कर लेता हूँ। अगर 1.16 है तो फिर 1.16 लिख दें बस। मैं एक दफा दोबारा चेक कर लेता हूँ। 0.20 माइनस 0.04। जी बिल्कुल 1.16 आ रही है। ठीक है, इसको सही कर लें। और अब हमने क्या करना है? 1.16 का लेना है स्क्वायर रूट। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट ले 1.16, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 1.077। ओके, ये आपकी करेक्शन है। ठीक है जी, ये हो गया मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहां तक अब हमारा क्वेश्चन जो था वो हो गया कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं आपको अभी क्लास के बाद जो है कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है?
इसी टाइप के होंगे जैसे मैं करवा रहा हूं आपको, इसी से रिलेटेड होंगे, तो वो आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगे, वो एक दफा बैठ के उनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्लास के बाद मैं कुछ आपको क्वेश्चन ग्रुप, वो आप बैठ के एक दफा सॉल्व कर लेंगे, तो वो इसी तरह से है जैसे मैंने अभी सॉल्व किया ना, इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और आपको आइडिया हो जाए इसमें करना क्या है। अच्छा, अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें ये कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that the following such that the following are the probability distribution। अच्छा, इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा और एक पार्ट आप खुद घर पे सॉल्व करें। सर एक दो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐड कर लें आप। जी जी, मैं कर देता हूँ, कर दिया मैंने। ओके जी, ये क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, मतलब दोनों पार्ट सिमिलर हैं। ठीक है, और जैसे मैं सॉल्व करूंगा वैसे दूसरा करेंगे आप। तो मैं इसका सेकंड कर रहा हूँ, मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, आपने इसका फर्स्ट पार्ट। अच्छा, सेकंड में क्या कहा गया है, आपने के की वैल्यू निकालनी है, ये जो के आपको इसमें नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है, इस के की वैल्यू बतानी है, सच दैट, वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स इज 1 2 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स इज दिस दिस दिस, ये जो प्रोबेबिलिटीज है, ये आपके पास कंप्लीट एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको फॉलो कर। अच्छा, पहले तो मैं पार्ट 2 को जो है वो टेबलर फॉर्म में डिफाइन कर दूं। ठीक है, मैं अब ये सोल्यूशन के अंदर पार्ट 2 सॉल्व कर रहा हूं, पार्ट ए आप खुद सॉल्व करेंगे। रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है पार्ट 2 के अंदर, वो आप 1 बाय 1 यहाँ पे लिखते हैं। पहली वैल्यू क्या है, 0.25 है, दूसरी वैल्यू क्या है, 0.50 है, तीसरी वैल्यू क्या है, 0.7। अब ये वाली वैल्यू 1 बाय 1 आप पी एक्स में पुट करें, के इंटू 0.25, ये आपके पास 0.25 के हो गया। फिर 0.50 यहाँ पे पुट करें, के इंटू 0.50, ये आपके पास बन गया 0.50 के। फिर 0.75 यहाँ पे पुट करें, तो ये आपके पास आ गया के इंटू 0.75, ये आपके पास हो गया 0.75 के। अब उसने आपसे ये कहा है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करें सच दैट फॉलोइंग जो गिवन है, ये आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन तमाम प्रोबेबिलिटी का सम
क्या होना चाहिए? 1। ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इन तमाम प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस गिवन distribution is a probability distribution, so summation px ये 1 के इक्वल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर समेशन px 1 के इक्वल। अब आप सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल। दिस इंप्लाइज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपने क्या निकाली है? 0.25 के। दूसरी प्रोबेबिलिटी 0.50 के। तीसरी प्रोबेबिलिटी 0.75 के। ये तीनों प्रोबेबिलिटी का आपने सम कर दिया। ये मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, समेशन px क्या होगा? इन तमाम का सम। ये समेशन px है ना, इन तमाम का सम ले लिए। इन तमाम का सम आपने 1 के इक्वल कर दिया। बस अब आप यहां से k की वैल्यू निकाल लें। सारे के ऐड करते हैं आपस में। 0.25 0.25 प्लस 0.50 प्लस 0.75, इन सबको ऐड कर दें, ये आंसर आ जाएगा 1.5। यहां से k की वैल्यू निकाल लें 1/1.5 करके। सो 1 डिवाइड बाय 1.5, इसका आंसर आपके पास आ गया 0.6। ये किया। और सिमिलरली आपने इसका सेकंड और फर्स्ट पार्ट, सेकंड तो मैंने कर दिया, आपने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे? रैंडम वेरिएबल x को 1 2 3 यहां लिखेंगे। 1 2 3 px, फिर अब 1 को यहां पुट करेंगे, फिर 2 को यहां पुट करेंगे, 3 को यहां पे पुट करेंगे। आपके पास इस किस्म की चीज आ जाएगी। फिर आपने उन तमाम का सम करना है और उसको 1 के इक्वल करके वहां से k की वैल्यू। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे। सेकंड पार्ट मैंने कर दिया है। सेकंड पार्ट को देखते हुए फर्स्ट आप ये हो गया आपका। अच्छा, अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। उसमें आपको x दिया हुआ है 0 1 2 3 और साथ ही उनकी प्रोबेबिलिटीज को भी डिफाइन किया हुआ है। 0.2 0.3 0.4 और 0.1। और आपसे वो ये कह रहे हैं
compute EX square. सर कुछ बच्चे वेटिंग पे हैं, उन्हें इन करते हैं, उनका बार जी, बार जी। डिस्कनेक्ट हो रहा है। थर्ड पार्ट mean, and fourth part variance. EX कंप्यूट करना है, EX स्क्वायर कंप्यूट करना है, मीन कंप्यूट करना है, वेरियंस कंप्यूट करना है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप सॉल्व करेंगे, बट हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ, इस क्वेश्चन का स्टार्ट आपको दे देता हूँ, आगे फिर आप इसको खुद कंप्लीट करें। ओके, सोल्यूशन में आपने क्या करना है? सोल्यूशन में हमें जैसे पार्ट ए को सॉल्व करना है EX, तो EX का फार्मूला हमारे पास होता है समेशन x dx। अब आप टेबल में जाएंगे, टेबल के अंदर एक नया कॉलम डिफाइन करेंगे x px, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अब आपने एज इट इज इस कॉलम को कंप्लीट करना। कैसे कंप्लीट करेंगे? x को px से मल्टीप्लाई करके इसका सम ले लेंगे, तो ये सम तो हमेशा सिंपल होगा। अभी आप चेक भी कर सकते हैं कि इसका आंसर 1 आ रहा होगा। इसका आंसर आपने कंप्यूट करना, इनकी वैल्यूज निकाल के इसका आंसर कंप्यूट कर लेंगे, यही आपकी EX की वैल्यू आ जाएगी। फिर बी में सेकंड पार्ट में क्या करना है आपने? EX स्क्वायर कंप्यूट करना है, और EX स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन x स्क्वायर इनटू px। पूरा वेरिएंस नहीं लिखना, सिर्फ इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कैसे कंप्यूट होगी? फिर आप दोबारा आएंगे अपने टेबल के अंदर और एक और नया कॉलम यहाँ पे डिफाइन करेंगे x स्क्वायर इनटू px, और फिर यहां से उसका उठा लेंगे समेशन, वो जो भी आएगा। तो x स्क्वायर px में क्या करना है आपने? x का स्क्वायर करना है, px से मल्टीप्लाई करना है, x का स्क्वायर करना है, px से मल्टीप्लाई करना है। ये काम करके इसका सम ले लेंगे, ये आपका पार्ट बी हो जाएगा, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है? मीन कंप्यूट करना है। तो मीन आपको पता है EX के इक्वल होता है, तो आपने यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। फिर फोर्थ पार्ट में उसने वेरिएंस पूछे, तो वेरिएंस का फार्मूला आपके पास होता है EX का स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस होता है। तो आपने ये भी कंप्यूट किया हुआ है, ये भी कंप्यूट किया हुआ है, इन दोनों की वैल्यूज उठाकर यहाँ पे पुट कर देंगे, आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने हिंट्स आपको दे दिए, इस क्वेश्चन को अब आप कंप्लीट खुद कर लें, ठीक है। मैं अब आ जाता हूं अपने नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज है उनकी तरफ आए। एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज को पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके एक दो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। ओके, अब हम है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि जब भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये उसका आंसर जो है आपको कांस्टेंट है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे आपसे कहा जाए E ऑफ 2 क्या होगा? 2 इज अ कांस्टेंट, तो जब कभी भी किसी कांस्टेंट नंबर का आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट करेंगे उसका आंसर वही आएगा। जैसे वो आपसे कहता है कि आप इसका एक्सपेक्टेड बताएं क्या होगा, एक्सपेक्टेड ऑफ C,
अगर वो आपसे पूछता है कि आप इस नंबर का एक्सपेक्टेड वैल्यू बताएं क्या होगा, तो आपने एज इट इज वही नंबर लिखते। तो कांस्टेंट का मतलब आपको पता है, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती। ये तो डेफिनेशन हो गई। अच्छा, लिखने का अंदाज इसका क्या होता है कांस्टेंट का? कांस्टेंट इज अ नंबर, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी बताया था शायद, वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो टाइम के साथ साथ चेंज होती है, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। फिर ना ये भी बताया था कि वेरिएबल जो होते हैं वो नॉर्मली जो स्टार्ट के अल्फाबेटिक्स होते हैं, स्टार्ट वाले अल्फाबेटिक्स, स्टार्ट वाले अल्फाबेटिक्स कौन कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये वाले जो अल्फाबेटिक्स है शुरू वाले, इनको हम कांस्टेंट के तौर पे यूज करते हैं। जैसे मैंने सी लिखा, तो सी वेरिएबल नहीं है, सी कांस्टेंट है। ए बी सी मतलब शुरू का नंबर हो गया ना ये। अच्छा, जो एंड के नंबर होंगे, एंड के अल्फाबेटिक्स होंगे, लाइक जी हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, डब्ल्यू हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ये जो स्टार्ट वाले हैं, इनको हम नॉर्मली वेरिएबल के तौर पे यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे एक्स आ गया ना, तो फिर उसको एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको फिर हम एक्स नहीं लिखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास आ गया ई ऑफ सी, आप इसको जीरो कर देंगे। ई ऑफ एक्स आ गया, अब ये वेरिएबल है, इसका आंसर इसके। तो ध्यान से, अगर वेरिएबल है तो फिर उसका फॉर्मूला लिखना है, अगर वेरिएबल नहीं है तो उसका आंसर फिर एज इट इज आप वही लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट वो वाले अल्फाबेटिक्स होंगे जो स्टार्ट वाले और सेंटर तक, मतलब 26 अल्फाबेटिक्स होते हैं, तो 26 का हाफ जो होता है 13 होते हैं। तो 13 कांस्टेंट के तौर पे यूज होते हैं, 13 वेरिएबल के तौर पे यूज होते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ, ये 13 गिन लें आप। जहां पे 13 आएगा, आई थिंक वो एल एम एन इस तरह से आएगा, यहाँ कहीं होगा इसका 13। तो वहां तक कांस्टेंट, उसके आगे वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेड वैल्यू की। अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को किसी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये उसका आंसर वही देगा। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कोई भी नंबर, बेशक वो नेगेटिव है, बेशक वो पॉजिटिव है, बेशक वो डेसिमल फॉर्म में, कोई भी नंबर है, जब आप उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो ये उसका आंसर एज इट इज वही देगा, एज इट इज। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर यही कांस्टेंट आपका किसी वेरिएबल के साथ आ जाए, तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये ई से बाहर आ जाता है, और ई जो है वो एक्स पे चला जाता है। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ गया तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और ई जो है वो एक्स पे चला जाता है। जैसे इसके एग्जांपल देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि ई 2x का आंसर बताएं, तो आपने क्या करना है, 2 को बाहर कर देना है और ई को x पे अप्लाई कर देना। और ex क्या होता है? वो ये होता है, अभी अभी हमने कंप्यूट किया ex, यहां से कंप्यूट करेंगे ex और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास e 2x का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि x/5 का आंसर निकालें, 1/5 बाहर कर दें और e को x पे अप्लाई कर दें, तो ex का आंसर आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास इसका आंसर। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अगर एज इट इज कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसी भी वेरिएबल के अंदर,
तो फिर ये उसका आंसर a प्लस माइनस ई एक्स, ठीक है। जैसे हम इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे ना, इसको e के ऊपर लेके जाएंगे, इसको x के ऊपर लेके जाएंगे। x वेरिएबल है तो x के ऊपर तो ये एज इट इज आ जाएगा। जब e को a पे अप्लाई करेंगे तो इस फार्मूले के रिस्पेक्ट से उसका आंसर वही आ जाएगा। तो e a का आंसर a आ जाएगा और e x वैसे का वैसे आ जाएगा। अगर इनके बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखें इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखें जी इसकी, अगर आपके पास कुछ इस किस्म की कंडीशन आती है ए एक्स प्लस माइनस, तो एज इट इज जब हम e को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा e ऑफ ए एक्स प्लस माइनस e ऑफ b हो जाएगा ये। फिर ये हम यहाँ पे कर चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ए ई ऑफ एक्स प्लस माइनस बी, ये हम यहाँ पे कर चुके हैं, ये हो जाएगा। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज हैं। और अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं उसमें दो वेरिएबल आ सकते हैं इस तरह से। अगर दो वेरिएबल आ जाते हैं x प्लस माइनस वाई, ये दोनों वेरिएबल हैं, इसका आंसर एज इट इज ई एक्स हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा। दो वेरिएबल हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, एज इट इज वैल्यू भी डिवाइड हो जाएगी। दो वेरिएबल हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एज इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो है प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज देखते हैं कि क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टीज का यूज वो कैसे पूछ सकते हैं हमारे से, ठीक है। इसके लिए अब हम जो है कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं, उसको देखते हैं। अच्छा, एक छोटा सा प्रॉब्लम है उसको भी देखते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम है उसको भी देख लें, फिर हम इन प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। और आई थिंक हमारा टाइम भी, यस टाइम भी हमारा 5 मिनट रह गए। 5 मिनट में ये हो जाएगा सॉल्व। If it rains an umbrella salesman can earn rupees 180 per day। मतलब समझ में आ गया? अगर बारिश होती है तो अम्ब्रेला को बेचने वाला जो पर्सन है, सेल्समैन, अम्ब्रेला बेचने वाला, वो 180 रुपए एक दिन में अर्न कर लेते हैं अगर बारिश होती है तो। इफ इट इज फेयर, मतलब अगर बारिश नहीं होती, देन he can lose rupees 20 पर डे। फिर उसका 20 रुपए का लॉस हो जाता है पर डे अगर बारिश नहीं होती तो। what is his expectation if the probability of rain is 0. जी, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है
इसमें उसने आपसे क्या कहा है? इसमें उसने ये कहा है कि एक सेल्समैन है, अम्ब्रेला सेल आउट कर रहा है। अगर बारिश में वो सेल आउट करता है, बारिश हो रही है, तो अम्ब्रेला को अगर सेल आउट करता है तो उसको 180 रुपए पर डे मिल जाते हैं, और अगर बारिश नहीं हो रही तो फिर उसको 20 रुपए का लॉस होता है एक दिन। बारिश होने की प्रोबेबिलिटी उसने बता दी। अब वो कह रहा है आप उसकी एक्सपेक्टेशन बताएं। मतलब अगर वो घर से बाहर निकलता है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि आज मैं पर डे कितना कमाऊंगा। 180 रुपए बारिश में कमाता है, 20 रुपए जब बारिश नहीं हो रही, लॉस हो जाता है। 1 मिनट रह गया है, तो अब हम फिर इसको क्वेश्चन को जो है वो फिर ब्रेक के बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है, इसको फिर हम सॉल्व जो है वो ब्रेक के बाद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। एक्स पी एक्स और एक्स एक्स नंबर ऑफ अमाउंट 180 -20, लूज कर रहा है तो -20